सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है मुद्दे की चर्चा में सबसे खास चर्चा करने का। और साइकिल, यूपी में साइकिल अब कहां तक दौड़ेगी और उसके अलावा भाजपा की अगर बात करें तो वो कहां तक जाएगी, इस पर चर्चा करने का लोकतंत्र का त्योहार यानी कि लोकसभा चुनाव, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका कोई निभाता है तो वो है उत्तर प्रदेश की जनता, क्योंकि देश का सबसे बड़ा हिस्सा यही रहता है। बता दें, विधानसभा चुनाव के ठीक बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां और उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पीएम बनने की इस रेस में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन होगा पीएम की कुर्सी का असली हकदार? जनता किसके सर पर सजाएगी ताज? आज हम बात करेंगे कौन करेगा देश पर राज, कमल या साइकिल? उत्तर प्रदेश की जनता का क्या है मिजाज? आज के इस चर्चा में हम बात करेंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के बारे में, जहां एक तरफ अखिलेश कर रहे पीएम बनने की तैयारी, लेकिन अखिलेश नहीं बचा पा रहे अपने नेताओं की गिरफ्तारी। लेकिन सवाल ये है कि जब अखिलेश अपने नेताओं को ही नहीं बचा पा रहे हैं और उनके अपने ही चाचा उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो जनता क्यों देगी अखिलेश यादव का साथ? सीएम की कुर्सी पर जब यूपी की जनता ने नहीं कराया सवार, तो देश की जनता कैसे देगी आपका साथ? भाजपा बनाम सपा की इस लड़ाई में हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता दिनेश राजपूत भी जुड़ेंगे। उसके अलावा हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ रहे हैं। मेहमान हमारे हैं बीजेपी से विवेक श्रीवास्तव जी, सपा से देवेंद्र प्रताप सिंह जी, कांग्रेस से पवन गुप्ता जी। हमारा पहला सवाल देवेंद्र जी आपसे है। हेलो। सपा बनाम भाजपा की इस लड़ाई में साइकिल कहां तक जाने वाली है? देवेंद्र जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ बताएं जी। सपा बनाम साइकिल की इस लड़ाई में भाजपा को कितना टक्कर देने वाली है सपा, और किस रणनीति को लेकर के चुनाव लड़ने की तैयारी में है सपा? समाजवादी पार्टी जी जन कल्याण की मांगों को लेकर पूरे देश में मुहिम चला रही है जी। और भाजपा की बुनियाद धर्म के आधार पर जो है राजनीति करने का जो बुनियाद है भाजपा का जी, उसके खिलाफ जो है जो धार्मिक उन्माद का वातावरण बनाकर देश में बेरोजगारी, महंगाई और जो है अन्य जो है विकास की समस्या, विकास से अनदेखा कर सिर्फ समाज में धार्मिक उन्माद का वातावरण बनाकर समाज को दिग्भ्रमित कर राज करने का काम जो भाजपा ने किया है, उस सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम जो है समाजवादी पार्टी करेंगे। क्योंकि समाजवादी पार्टी की नीतियां समाजवादी हैं। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है कि समाजवादी व्यवस्था के तहत हर वर्ग का उत्थान जो है होना चाहिए, हर वर्ग के बीच में जो शासकीय योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचना चाहिए और हर वर्ग को जो है धार्मिक स्वतंत्रता के साथ जीने का अवसर मिलना चाहिए देश के अंदर। तो ये सब काम देवेंद्र जी तब क्यों नहीं किया गया जब उत्तर प्रदेश में वाकई में अखिलेश यादव की सरकार थी और अखिलेश यादव यहाँ के सीएम थे? तो अखिलेश यादव जी ने इतना विकास किया, मेट्रो सिटी बनाई, पूरे उत्तर प्रदेश का विकास किया, कन्याधन योजना शुरू की, बच्चों को लाखों टैबलेट प्रदान किए और अखिलेश जी का विकास जो है पूरे उत्तर प्रदेश में दिखता है, वो विकास पुरुष। विवेक श्रीवास्तव जी जवाब दीजिए। अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है, ऐसा कहना है देवेंद्र जी का कि आप लोगों ने, आपके शासन में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है जो सपा की सरकार में काम हुआ था, और जो जनता को मिलना चाहिए था वो सपा की सरकार में ही मिला था। सोनाली जी, पहले तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बात में ही गलत बात कही थी जी कि पूरे देश में हम मुहिम चला रहे हैं। पूरे देश में तो समाजवादी पार्टी है भी नहीं जी। समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो समाजवादी पार्टी को है भी नहीं, क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा है जी, और पूरे देश में तो इनका संगठन भी नहीं है। खैर विषय चलिए आगे बात होती है। लैपटॉप बांट दिया, जो भी काम ये गिनाएंगे उन सारे कामों को जनता ने सिरे से खारिज कर दिया। एक नहीं 8-8 बार खारिज किया है जी। विधानसभा चुनाव में 2 खारिज किया, 2 लोकसभा चुनाव में खारिज किया और नगर निगम के चुनाव में खारिज किया, जिला पंचायत के चुनाव में खारिज किया जी। और सत्ता में रहते लोकसभा चुनाव में इनके खारिज किया इसको।
तो ये सारी परिणाम जो जनता ने इनको दिए उसको पढ़ पाने में समाजवादी पार्टी नाकामयाब रही है। और इसी स्थिति में ये इधर उधर गठबंधन करके जी अपना और बेड़ा गर्क करते रहे हैं। कभी इन्होंने दो लड़कों की जोड़ी बनाई, कभी बुआ से जुड़ गए। लड़कों की जोड़ी कुछ खास कमाल न कर सकी। बुआ बबुआ के गठबंधन में भी ये 5 के 5 रहे और परिणाम आने के अगले दिन बुआ इनको दुत्कारते हुए इनके गठबंधन से निकल गई। जनता ने 5 को 3 कर दिया। अब भी इनको ये ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया कि जनता क्या चाहती है। अब बताइए देवेंद्र जी, जब अब अखिलेश यादव मायावती जी को बुआ कहते थे, जब उन्होंने ही साथ नहीं दिया, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ दिया, उनका साथ छोड़ दिया, तब अब देश की जनता कैसे साथ देगी? और सीएम की कुर्सी पर जब देश की जनता ने दोबारा नहीं बिठाया, उत्तर प्रदेश की जनता ने, तो अब पीएम की कुर्सी की दावेदारी और तैयारी कैसे? हेलो जी देखिए, जहां तक पीएम का सवाल है, तो इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के प्रमुख नेता लोगों के विचार विमर्श के बाद तय होगा कि पीएम का कैंडिडेट कौन होगा, है ना। वो हमारा विषय नहीं है, वो राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का विषय है, जिस पे मैं नहीं बोलना चाहूंगा। सवाल इस बात का है कि उत्तर प्रदेश के आम चुनाव में 2022 में भाजपा ने जो है करप्शन किया, भाजपा ने जो है धन बल और धर्म के आधार पर जो है चुनाव लड़ा और मशीनरी का गलत दुरुपयोग किया। इस कारण से जो है हमारी हार हुई। लेकिन घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने फिर से विजय का डंका बजा दिया। जब पूरी सरकार एक तरफ लड़ रही थी, तब भी घोसी उपचुनाव में भाजपा को जो है पटकनी कर देने का काम समाजवादियों ने किया है। अब घोसी का संदेश पूरे देश में जो है हमें ऊर्जा मिली है, इंडिया गठबंधन को ऊर्जा मिली है। आने वाले दिनों में देखिएगा, भाजपा मुक्त देश बनाएगी समाजवादी पार्टी और सभी इंडिया के सहयोगी दलों के साथ मिलकर। कौन सी रणनीति तैयार की है आप लोगों ने? ऐसी रणनीति तैयार है क्योंकि भाजपा विकास के मामले में, महंगाई के मामले में, बेरोजगारी के मामले में पूरी जनता में त्राहिमाम बचा हुआ है। ये चंद पूंजीपतियों का विकास हुआ है, आम जनमानस की स्थिति बद से बदतर हो गई है। अभी आपने जनता की बात की देवेंद्र जी। आम जनता बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी की समाजवादी नीतियों से प्रभावित होकर सभी इंडिया गठबंधन के साथी लोग मिलकर इस बार पूरे देश में अभी आपने जनता की बात की कि जनता त्रस्त हो चुकी है बीजेपी से और जनता सपा की और गठबंधन की सरकार चाहती है, तो अब हम सीधे जनता से ही जान लेते हैं कि जनता आखिर चाहती क्या है, किसकी सरकार बनाना चाहती है और किन मुद्दों को ध्यान में रख करके किस पार्टी को अपना कीमती मतदान देती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं, दिनेश जी लखनऊ से। दिनेश जी, हम सबसे पहले आपसे सवाल करते हैं और आप जनता के बीच में मौजूद हैं, उनसे बात करिए, उनसे पूछिए कि आखिर किस पार्टी को वो अपना मतदान देना चाहते हैं, अपना कीमती मतदान देना चाहते हैं और आखिर किसका कार्यकाल उनको ज्यादा बेहतर लगा है, साइकिल का या फिर कमल का, सपा का या फिर भाजपा का? दिनेश जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। बताइए दिनेश जी, आप जनता के बीच में मौजूद हैं, आप सीधे उनसे बात करिए और पूछिए उनके क्या मुद्दे हैं। उनको भाजपा की सरकार का कार्यकाल अच्छा लगा या फिर सपा की सरकार का कार्यकाल अच्छा लगा? पीएम के पद पर किसको देखना चाहते हैं? जी दिनेश जी। मुख्य अखिलेश यादव यहाँ पर जो है लगातार कहीं अगर कोई भी अगर घटनाएं घटती है तो वहां पर लगातार जाते हैं और जनता के बीच में रहते हैं और लगातार वो और जो है जैसा कि विपक्ष में जो अब विपक्ष में ही जो मौजूद है और लगातार अपना पूरा जो है विपक्ष जो है पूरा अच्छी तरीके से वो निभाते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो जो है चाहे किसी घटना को लेकर जो है आप देख लीजिए वो लगातार विपक्ष में है और कहीं ना कहीं से इस बार जो है यूपी में साइकिल कहीं ना कहीं से वो भारी दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी पर।
आप मार्केट में मौजूद है दिनेश जी, जनता से डायरेक्ट पूछिए, वहां पर आसपास जो लोग दिख रहे हैं उनसे पूछिए कि वो अपना कीमती मतदान किसको देना चाहती है, अखिलेश यादव को या फिर जो हमारे मोदी जी हैं उनको अपना कीमती मतदान देगी, हमारे प्रधानमंत्री को देगी, या फिर किसको कुर्सी पर बिठाना चाहती है, पीएम की कुर्सी पर लखनऊ की जनता किसको बिठाना चाहती है। वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करिए, उनसे पूछिए। हमारे में यहाँ पर कुछ जो है, यहाँ पे आज जैसा कि आज करवा चौथ का त्योहार भी है और यहाँ पर अभी ये कुछ दुकानें भी लगी और कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि जनता इस बार किसको चुनना चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी को, यूपी में जो है योगी या फिर साइकिल। भाई साहब, ये चुनाव है यूपी में 2024 में, आप किसको चुनना चाहेंगे, योगी या साइकिल, अखिलेश? क्या उत्तर है? नहीं, अखिलेश यादव ने ऐसे क्या कार्य किए हैं अपने जो है कार्यकाल में? बहुत कोई मतलब कोई खास गरीब को समझता है। भाई साहब ये बताइए कि जो है यहाँ पर इस बार यूपी में साइकिल या बीजेपी? इस बार जनता के ऊपर है, जनता की तरफ घूम जाए। नहीं, जनता के ऊपर है, लेकिन आप किस तरफ है? तो हमारा सहयोग उनके साथ में है। नहीं, जनता किसको इस बार, आपको क्या लग रहा है कि जनता के जो है किसको लाना चाहती है? जनता जो है आजकल बहुत जागरूक हो चुकी है, उसको मतलब पता है हमको कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना है, जनता के बारे में बता सकते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब, आप जो है ये बताइए, यूपी में जो है भाजपा या साइकिल या बीएसपी? तो ये भाई साहब तो पढ़े ही नहीं है। कोई बात नहीं, वहां पर महिलाएं भी दिख रही हैं, इतना बड़ा बाजार है, और भी लोग होंगे, उनसे पूछिए दिनेश जी कि वो किसकी सरकार चाहती है, अखिलेश यादव को देखना चाहती है या फिर जो पीएम मोदी है उनको दोबारा से देखना चाहती है। तो हमारा कनेक्शन टूट रहा है, हम वापस पैनल पर लौट आते हैं। अब हम अपने गेस्ट से ही सवाल करते हैं कि आखिर किन मुद्दों को ध्यान में रख करके, विवेक श्रीवास्तव जी अभी आपने देवेंद्र जी की हर एक बात को सुना, उसके बाद जो जनता कह रही है उसको भी सुना, क्या लगता है कि किन मुद्दों को ध्यान में ज्यादा रखा जाएगा, और जो देवेंद्र जी जितने भी आरोप लगा रहे हैं क्या आप लोग उन पर कोई कार्रवाई कर पाएंगे, उनसे हट करके जनता को कुछ नया दे पाएंगे, कुछ अच्छा दे पाएंगे जिससे जनता दोबारा से चुनेगी? यहाँ पर जी विवेक जी, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। विवेक जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो जी विवेक जी बताइए। देखिए सोनाली जी, देवेंद्र जी की जो आरोप है वो जमीनी हकीकत से कई सरोकार नहीं रखते जी। इन्होंने रोजगार की बात की, 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने मुद्रा योजना में लोन बांटे हैं, उनको रोजगार लगवाए। कोई छोटा से भी छोटा रोजगार लगता है तो उससे कम से कम 3 लोग रोजगार और पाते हैं जी। समस्या विपक्ष को अभी तक नौकरी और रोजगार में अंतर नहीं मालूम है। हमने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, उसको 2 करोड़ नौकरी समझ बैठी। 2 करोड़ नौकरी तो भारत सरकार के पास है भी नहीं, नौकरी कहाँ से दे देगी कोई सरकार? 2 करोड़ की संख्या, 140 करोड़ की आबादी में 2 करोड़ नौकरी क्या किसी सरकार के पास है, भारत सरकार या किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास? तो ये विपक्ष का मानसिक दिवालियापन है कि जो रोजगार को नौकरी समझ सकते लेते हैं। इस पर प्रधानमंत्री जी ने स्वयं सदन में कहा कि पहले तो कांग्रेस नौकरी रोजगार में अंतर समझ ले। तो ये विपक्ष की समस्या है। अब इस तरह से महंगाई की जहां तक बात करते हैं, इस गठबंधन में घुस करके फूले नहीं समा रहे हैं। राजस्थान में आज भारत में डीजल पेट्रोल सबसे महंगा है। इसी तरीके से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने के मंत्रिमंडल विस्तार से आधी रात पहले डीजल पेट्रोल पर स्टेट वेट बढ़ाया गया। किसी बच्चे से पूछ लेंगे, वो बता देगा कि डीजल पेट्रोल पे स्टेट वेट बढ़ने से महंगाई बढ़ती है घटती है। ये तो इनकी स्थिति है। जो महंगाई की मार दे रहा है उसके साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन में शामिल होकर के कहती महंगाई से लड़ रहे हैं। ये कुछ इसी तरह का धोखा है
कि जैसे आप उसी के साथ खड़े हो जाइए जो जिसके ऊपर शहर जलाने का आरोप हो, और जो मोहब्बत की दुकान लेके चले थे वो अपने दुकान पे कत्लो गारत के सामान इकट्ठे कर रहे हैं। भारत माता की जय ना बोलने वाले उनकी दुकान पे, प्रधानमंत्री को बोटी बोटी काटने की बात करने वाले इमरान मसूद उनकी दुकान पे। तो ऐसे लोगों के साथ भारत माता को डाइन बताने वालों से मिलने अजय राय जाते हैं। तो ऐसे कत्लो गारत के सामान जिनकी दुकानों पे इकट्ठा हो, उन दुकानों से आप मोहब्बत की कौन सी बात करेंगे? ले लेकर के मामला ये है कि 2024 को लेकर के जो गठबंधन बनाने की कोशिश किया गया था, जिसके लोग नाम दिए थे INDA गठबंधन, वो गठबंधन परवान चढ़ने से पहले ही बिखर गया है। अखिलेश यादव उसी के प्रदेश के नेताओं की छिरकुट बता रहे हैं और उन्हीं के कमलनाथ अखिलेश को अखिलेश बता रहे हैं। तो जिस तरह की आपस में लोगों का संवाद है एक दूसरे के दल के नेताओं के प्रति, वो बताता है कि गठबंधन को लेकर के लोग कितने गंभीर और एक दूसरे के प्रति कितना हृदय में सम्मान उनके है कि हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो जब अखिलेश जी एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को या उससे जुड़े नेताओं को छिटपुट बता सकते हैं, तो जो अखिलेश के साथ अन्य जो दल होंगे जो घटक के घटक है, उनके लोगों के बारे में अखिलेश जी का बयान क्या होगा कि मुझे अपने शब्दों में मैं कहना नहीं चाहता। वो अखिलेश जी के शब्दों से आप स्वयं समझ सकते हैं। विवेक जी, आपने सत्यता ये है कि गठबंधन बिखर चुका है, गठबंधन कहीं वजूद में नहीं है, तो सब अपनी ढपनी अपना राग बजा रहे हैं और केवल जनता को छलने की कोशिश हो रही है। पवन जी, आपने सारी बातें सुनी विवेक जी की, अब जवाब दीजिए पवन जी। जनता को छलने की कोशिश हो रही है, इंडिया गठबंधन में खुली दरार है और फिर पीएम बनने की तैयारी भी हो रही है। देखिए, जो INDA गठबंधन यानी इंडिया का गठबंधन है, वो सभी दलों के साथ मिलकर 26 दलों के साथ मिलकर बना है और उसमें इस बात को तय करके बना है कि लोकसभा के लिए गठबंधन हो रहा है, ये राज्य की विधानसभाओं के लिए नहीं हो रहा है। ये खुशफहमी में और गलतफहमी में रहें, भाजपा वाले इसी में खुश रहें कि ये आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं और इनमें गठबंधन में भ्रम पड़ गया है, उसमें मतभेद हो गए हैं और ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये इसी के भ्रम में बने रहें, खुशफहमी में बने रहें। स्थिति है कि कोई भी हमारे यहाँ मत भ्रम नहीं है, ना कोई मतभेद है, ना कोई गठबंधन में कोई दरार पड़ी है। हम लोग सब एक हैं, एक साथ हैं। ये बड़ा क्लियर है कि विधानसभा के चुनाव में हम लोग अलग अलग लड़ेंगे, लोकसभा मिलकर लड़ रहे हैं। और जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, भी इन्होंने बेरोजगारी पे बात कही। इन्होंने 2014 का जो मैनिफेस्टो इनका था सबसे पहला, उसमें जो इनका दूसरा पॉइंट था, पहला तो इन्होंने दिया था किसानों की आय डबल करेंगे, दूसरा इन्होंने दिया था कि 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। ये इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था 14 में, और उसके ये कह रहे हैं कि हम 2 करोड़ के रोजगार कहां से लाएंगे। अरे मानवर, आप 2 करोड़ के रोजगार जरूरी नहीं सरकारी नौकरी हो, इसमें प्राइवेट नौकरियां भी हैं और उद्यानों में नौकरियां भी हैं, उन सबको जोड़ के होता है। सरकारी नौकरी से नहीं होता, मगर रोजगार के अवसर 2 करोड़ को पैदा करने आपको वो आपने नहीं किया। आपने महंगाई के लिए बात की थी, महंगाई आप कम नहीं कर पाए। बात हमारी हो जाने दी के बाद विवेक जी, अब आपने महंगाई की बात किया, महंगाई कम नहीं कर पाए और आपने देश को बांटने का काम वो कर दिया, नफरत फैला के वोट को समेटने का काम, वातावरण को संवेदनशील करके वोट लेने का काम आपने और कर लिया। हम लोगों की सबसे पहले 3 प्राथमिकता है। पहला ये कि नफरत का वातावरण करके आपसी सद्भाव पैदा करें। नंबर 2, बेरोजगारों को रोजगार दें। नंबर 3, महंगाई कम करें। नंबर 4, किसानों को हम उनकी आय बढ़ाएं। 5वां, महिलाओं के साथ जो अन्याय और जो दुर्व्यवहार हो रहा है, जो घटनाएं हो रही है, उनको खत्म करें। 6, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका शिक्षा के नाते आगे दें। स्वास्थ्य में अच्छी से अच्छी सेवाएं दें। स्वास्थ्य की तो अखबार में आप रोज न्यूज पढ़ते होंगे, आज इस हॉस्पिटल में हुआ, आज इसमें हुआ, वो हुआ। इस तरह की बातें हमारी प्राथमिकता हैं और हम लोग इसमें जहां तक जात और वर्ग की बात ये करना चाहते हैं, हमारी लड़ाई पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और गरीब, वंचित और उन लोगों के लिए है कि जो कि समाज में अपना अधिकार नहीं पा रहे हैं। हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनकी लड़ाई आगे बढ़ाएंगे और इनके साथ साथ महिलाओं की, युवाओं की, किसानों की, व्यापारियों की लड़ाई भी लड़ेंगे। इसके साथ हमारे इंडिया गठबंधन आगे चलेगा और इंडिया गठबंधन इनको हर जगह हरा रही है। ये कहीं भी हमारे आगे नहीं जीत रहे हैं, ये गलतफहमी निकाल रही है और ये गलत जो वादे करते हैं देश के साथ मैनिफेस्टो में, जो मैनिफेस्टो तो आपका घोषणा पत्र है कि हम ये देने जा रहे हैं,
और उसमें भी आप पूरा नहीं करते हैं। बेरोजगारी की बात तो पूरे आपने लोकसभा में भी अपने अगस्त में एक्सेप्ट कर ली, मैंने पिछली बार भी बोला था, फिर बोल रहा हूँ। एक पूरक प्रश्न के जवाब में इन्होंने जवाब दिया, पिछले 9 वर्षों में 22 करोड़ 43 लाख लोगों ने रोजगार के लिए, बच्चों ने आवेदन किया और हमने कुल 7,63,000 को रोजगार दिया, यानी 22 करोड़ 35 लाख बच्चे कहाँ जाएं? आप ये समझिए कितनी दयनीय स्थिति है बेरोजगारी की। ये उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये राम मंदिर और राम जन्म और हिंदू मुस्लिम और इंडिया पाकिस्तान और इसी में लगे हुए हैं। इनके पास धर्म की राजनीति के अलावा बात नहीं है। हम लोग मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, मुद्दों पे बात करना नहीं चाहते। ये कोई भी जनता की मुद्दों की बात। स्नेहा जी, सोनाली जी, मैंने पहले ही स्पष्ट किया कि हमने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष का वादा किया था अपने मैनिफेस्टो में। हमने उससे ज्यादा 40 करोड़ लोगों को मुद्रा योजना में लोन देकर के रोजगार लगवाए। 40 करोड़ की संख्या कम नहीं है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष का हमने वादा किया था। उस हिसाब से हमारे 10 साल के शासन में 20 करोड़ ही होते हैं। हमने उससे दोगुने लोगों को रोजगार मुहैया कराए हैं और एक लोग रोजगार जब पाते तो उसके साथ 2-3 लोग और साथ में रोजगार पाते हैं। पूरे विपक्ष को रोजगार और नौकरी के अंतर को समझना चाहिए। 2 करोड़ नौकरी की बात हमने कभी नहीं की, 2 करोड़ रोजगार की बात की। उसको ये नौकरी समझते हैं, ये इनकी समझ का दोष है। 2 करोड़ नौकरी तो भारत सरकार के पास है भी नहीं। और सुन लीजिए सोनाली जी, बार बार जो ये महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के बलात्कारी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया और अखिलेश यादव उसको चुनाव लड़ाने अमेठी भी गए थे गायत्री प्रजापति को। किस मुझसे महिलाओं की सुरक्षा में बात करते हैं? अल्पसंख्यकों की बात भी इनको नहीं करना चाहिए। जियाउल हक के हत्यारे को गुलशन यादव को अखिलेश यादव ने विधानसभा का टिकट दिया, तो फिर किस मुझसे अल्पसंख्यकों की बात करते हैं? सत्यता ये है कि ये अपराधियों की पार्टी है। इन्हें देश से प्रदेश से कोई लेना नाता नहीं है। ये लास्ट है कि हमारा गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पे 2024 में है। अभी तो घोसी के उपचुनाव में ये लोग कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन की जीत है। बागेश्वर में कहा कि समाजवादी पार्टी ने क्यों लड़ाया। और अब स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं, कि हमारे बयान में अखिलेश यादव के बयान है। और अखिलेश यादव जिस तरह से एक राष्ट्रीय दल के प्रदेश अध्यक्ष और उससे जुड़े लोगों को चिरकुट छुटभैये नेता बता रहे हैं, और कमलनाथ जिस तरह से उनके लिए अखिलेश का संबोधन प्रयोग कर रहे हैं, उससे स्पष्ट होता है कि गठबंधन की चूल्हे हिली हुई है। हमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। जवाब दीजिएगा देवेंद्र जी। कह रहे थे जवाब दीजिएगा देवेंद्र जी। एक सोनाली जी, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि गठबंधन परवान नहीं चढ़ने वाला है, गुजरे हुए ठगबंधन भैये, लेकिन अब लोग नहीं मानते थे। देवेंद्र जी, स्पष्ट हो गई, हमें कहने की क्या जरूरत है जी। एक ये भी सवाल है कि अखिलेश यादव जो है पीएम बनने की तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन अपने नेताओं को ही नहीं बचा पा रहे हैं, और उसके बाद विपक्ष पर मुसलमान होने का और उसके बाद जातिवाद का आरोप लगा रहे हैं, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। किस तरह से जनता भरोसा करेगी? सोनाली जी, ऐसे बहुत से अवसर आपने सुने होंगे कि तमाम स्वयंवरों में सजनी हमहू राजकुमार बन के लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन राजकुमारी जिसका वर्ण करती वही दूल्हा बनता है। तो स्थिति ये है कि सब लोग राजकुमार बने घूम रहे हैं। 28 के 28 दल के 28 नेता अपने अपने को राजकुमार बनाने की बात कर रहे हैं। सबके लग्गू भग्गू पिछलग्गू उनको कह रहे हमारा नेता कैसा हो, प्रधानमंत्री बनने लायक है हमारा नेता। ये तो जब कोई आपने देखा हुआ, जब कभी स्कूल में चुनाव होता था डिग्री कॉलेजों में, तो अगल बगल के मोहल्लों के बच्चे भी उसी को नारा लगाते घूमते थे कि हमारा नेता कैसा हो, चंदू भैया जैसा हो। ये सब तो नौटंकी बहुत हुई है। देवेंद्र जी जवाब दीजिएगा। देवेंद्र जी, आपको सुनाई दे रहा है? इतने सारे आरोप अगर ये लोग हैं, उसको इतनी लेके सारी गंभीर बातें हो होते रही तो है कहीं देवेंद्र जमीनी जी। हकीकत में कुछ काम हो रहा होता। आज स्थिति है कि जो 3 संख्या में है लोकसभा में, वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। इसकी उत्तर प्रदेश में 1 सीट है लोकसभा में। सालों से कि आपके यहाँ गठबंधन में हर दूसरा इंसान या फिर हर इंसान पीएम बनने की तैयारी में है, और जब आप लोग यही नहीं अभी तक रेडी कर पाए हैं कि पीएम की कुर्सी पर आखिर कौन बैठेगा, तो इस पे कैसे काम होगा? जनता कैसे भरोसा करेगी? पवन जी, पवन जी, आपको हमारी आवाज आ रही है?
नेटवर्क इशू आ रहा है, हम फिर से आपके पास ही आते हैं विवेक जी। सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि जब अखिलेश यादव आजम खान की गिरफ्तारी से इतना ज्यादा बौखलाए हुए हैं और फिर पीएम बनने की इतनी बड़ी तैयारी कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का एक तबका, उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा तबका है जो बहुत बड़ा राज्य है और वहां से लगभग जितने भी वोटर्स हैं, अगर उनका वोट मिल जाता है तो तैयारी पक्की है और जीत पक्की है। तो क्या लगता है साइकिल बनाम कमल में किसकी जीत होगी और किसकी तरफ ज्यादा रुझान दिखता है? जी विवेक जी। सबसे लीड करेगी, इसलिए यूपी में साइकिल की जीत होगी। इस बात को आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सबसे ज्यादा सीटें साइकिल लेके आएगी, क्योंकि वो इंडिया की पार्टनर है, वो इंडिया की सहयोगी है और सब मिलकर लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ। भाजपा के शासन से लोग त्रस्त हो गए, भाजपा के अन्याय से लोग त्रस्त हो गए, भ्रष्टाचार से त्रस्त हो गए, बेरोजगारी से त्रस्त हो गए, महंगाई से त्रस्त हो गए। इसलिए इन सबको देखते हुए लोग अब इंडिया गठबंधन को देंगे, जिसका नेतृत्व यूपी में सपा करेगी, यानी साइकिल करेगी। साइकिल के नेतृत्व यहाँ पे बीजेपी हारेगी। लेकिन पवन जी, सवाल ये तो है ना कि सपा एक तरफ, सपा का एक हाथ जो है वो बीजेपी की तरफ है, दूसरा जेल में है और वो फिर आजम खान की गिरफ्तारी से इतना ज्यादा बौखलाए हुए भी हैं। तो ये किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, किस तरह से, इस तरह से कभी गेट फांस जा रहे हैं, कभी किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कभी अपने गठबंधन पर ही आरोप लगा रहे हैं। तो इस तरह से कैसे चुनाव जीता जा सकता है, वो भी लोकसभा का? ये देखिए कि गठबंधन बहुत मजबूती से चलेगा, गठबंधन में कोई बिखराव नहीं है और ये जितनी कार्रवाई कर लें, जितनी गिरफ्तारी कर लें, जितने भी बुलडोजर चला लें, है ना, इससे कोई अंतर नहीं पड़ना है। इससे और जनता समझ रही कि ये क्या कर रहे हैं। अब वो आप पार्टी के जनता, आप पार्टी के 3 बड़े नेताओं को अंदर कर दिया, अब चौथा केजरीवाल को भी नोटिस दे दिया। अरे ये करके क्या करना चाहते हैं? ये डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं। तो हम लोग डरने वाले नहीं, विशेषकर हमारी कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल डरने वाली नहीं है। हमारा नेता राहुल गांधी तो सत्य के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वो तो बिल्कुल डरने वाला नहीं। पिंका बिल्कुल डरने वाली नहीं, कुछ भी कर रही है। इनके ईडी से और सीबीआई से और इनकम टैक्स से, इससे हम लोग डरने वाले नहीं हैं। अब जवाब दीजिएगा विवेक जी कि ईडी से और सीबीआई से जो है कांग्रेस नहीं डरने वाली है, लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर ईडी की ही तलवार लटकी हुई है और ये आरोप भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भाजपा पर ही लगा रहा है। सोनाली जी, ये कांग्रेस प्रवक्ता है या समाजवादी पार्टी प्रवक्ता हैं? जी, जो सज्जन अभी बोल रहे थे जी, सोनाली जी, कांग्रेस पवन जी है कांग्रेस के प्रवक्ता। अब रही बात जो ये कह रहे हैं कि हम ईडी सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। जी, ईडी सीबीआई के विरोध में ही लोगों ने सबसे पहले बार लोकसभा से बहिर्गमन किया। जी, विजय चौक तक ईडी सीबीआई का विरोध करते आए थे। वहां जब पूछा गया तो इन्होंने फेस सेविंग के लिए मुद्दे बताए विजय चौक के बाद कि हमारा मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है। जी, तो ये तो इनका डर है। और जब बुलाया जाता है ईडी सीबीआई तो ये लोग पूरा जुलूस लेके जाते हैं। अकेले जाने की इनकी किसी की हैसियत नहीं है। अदालत भी ये लोग जुलूस लेके गए थे तो वहां तो खैर सजा हो गई। जी, इनको आदत पड़ी है सन 74 के आसपास की कि जब इंदिरा गांधी मुकदमे चलते थे तो रायबरेली के अदालतों में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर खड़े होकर हुआ कर देते थे, अदालतें बंद हो जाती थी। ये अमृत काल का भारतवर्ष है। ये यहाँ की संवैधानिक संस्थाएं, यहाँ की अदालतें, यहाँ की न्यायपालिका किसी के दबाव में नहीं आने वाली। तो जो आरोप लगा उसका जाके आपको जवाब देना पड़ेगा। संतोष जवाब नहीं दे पाओगे तो जेल जाओगे। माँ बेटा ऐसे भी जमानत पे नहीं लगा रहे हैं और राहुल गांधी को 7 जगह में जमानत नहीं हुई है, सजा याफ्ता है, सजा की रोक लगी है, सजा पा चुके हैं। कानून ऊपर है। जिस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम सीबीआई हुआ है, डरने वाले प्रदेश में आपने कार्रवाई और आम आदमी पार्टी की भी स्थिति जो है कि लगातार उनके नेता शराब घोटाले में जेल जाते जा रहे हैं। तो जो आप शराब घोटाले में आप उसके बाद जेल दिलवा के दिखाइएगा, सजा करा के दिखाइएगा, तब होगा कि यहाँ बहुत सही थे और पार्टी गलत थी। हमारा काम सजा कराना नहीं, हमारा काम कानून अदालत की हमारे कानून ईडी में आपने 10 किसी को ईडी में सजा दिलाई, उसका नाम बताइए। आपने 3,349 केस किए, ईडी के 3,349 केस। भ्रष्टाचारियों को, ठगों को अदालत की दहलीज तक ले जाना है। हमारा काम
सजा कराने का काम अदालत का, न्यायपालिका का सजा देने का काम क्या काम है? वो बताएगी कि आपने कितना आपने अन्याय किया, वो अदालत बताएगी। जमानत दी है और उसी के आदेश पर आपके ऊपर मुकदमा कायम हुआ माँ बेटे के ऊपर। जो आप यहाँ ईमानदारी का ढोल पीट रहे हो, ये ढोल फटी हुई है। पवन जी, एक और सवाल ये है कि अगर जब अखिलेश यादव अपने चाचा को ही अपनी तरफ नहीं कर पा रहे, परिवार में ही इस तरह का हाल बना हुआ है, वहीं आप गठबंधन में एकता की बात कर रहे हैं, किस तरह से इस चुनाव को आगे आप लोग लड़ेंगे और किस तरह से एकता बनी रहेगी पार्टी में? अभी 2024 के चुनाव में बहुत वक्त बाकी है। ये एकता बनी रहेगी, ये एकता हुई है लोकसभा के लिए और इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इसमें कोई भी मतभेद नहीं है, कोई भी दरार नहीं है। विधानसभा के चुनाव देखते हुए आप मत करिए, क्योंकि जो 5 विधानसभाओं में चुनाव हो रहे हैं वहां पे कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, वहां उसकी भाजपा से सीधे सीधे लड़ाई है, इसलिए वहां किसी से गठबंधन नहीं हुआ है। मगर लोकसभा का गठबंधन हम लोगों का बहुत मजबूत है। इंडिया में सब लोग मिलकर लड़ेंगे, कोई किसी से कोई बाहर नहीं है। ये जितनी कार्रवाई कर लें, जितना डरा लें और जितने लोगों को जेल में डाल लें ईडी से, मैं ये किसी को सजा नहीं करा पाएंगे। सोनाली जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदेश के हैं या राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं? अगर प्रदेश के हैं तो अखिलेश जी ने अजय राय उनके लग्गू भग्गू को चिरकुट बताया है। ये चिरकुट प्रवक्ता हैं या कौन से प्रवक्ता? इनसे पूछ लीजिए, क्या चिरकुट संबोधन इनको स्वीकार है अखिलेश जी का? अरे जो बताया है वो आपने भी सुना, हमने भी सुना, और उसके बाद उन्होंने जो कहा वो भी आपने सुना कि कोई विवाद नहीं है, वो भी आपने सुना। अरे आप उसी में खुशफहमी में रहिए, कांग्रेस और सपा में लड़ाई हो गई, अखिलेश ने ये कह दिया, अजय राय ने ये कह दिया, वो खुशफहमी निकाल के आप उसी में पाले रहिए। पवन जी, वो सब चर्चा में भी किसी के लिए इस तरह के शब्दों का चयन नहीं करते हैं, ये तो गठबंधन है। फिर भी सोनाली जी, हाँ मैंने कहा ना गठबंधन है, तो उसको समझ में आ गया और लोगों ने दोनों पक्ष ने विड्रा कर लिया। अब आपको किसी को कोई लाइन मिलने सुनने को मिल रही है? जी सोनाली जी, अरे भाई विवाद थोड़ा सा पैदा हुआ विधानसभा को लेकर मध्य प्रदेश के, मगर उसको फौरन उसको निपटा लिया गया, गलतफहमी दूर कर ली गई। अब लोग एक हैं, कोई विवाद है ही नहीं। ये खुशफहमी में रहे कि उन्होंने ये कहा, ये इसी को दोहराते रहे, उकसाते रहे। हमको कहेंगे तुमको उसने गाली बकी, उसको कहेंगे उसको इन्होंने गाली बकी। ये इनका काम है, इनका चरित्र ही है किसी चरित्र खनन करना। समस्याएं आएंगी, अभी देखना बाकी है। लोकसभा में अभी वक्त बाकी है। लोकसभा में 5 महीने हैं और ये गठबंधन 5 महीने में 5 गुना मजबूत होगा, 5 गुना मजबूत होगा, ये समझ लीजिए आप। बताइए, किसी भी राष्ट्रीय दल के प्रदेश अध्यक्ष को या उससे जुड़े प्रवक्ताओं को या किसी नेता को या किसी छोटे दल का भी नेता है, हम उसको चिरकुट संबोधन कहने की दृष्टिता नहीं कर सकते। उन्होंने कहा है आपको स्वीकार है, उसके बाद क्या हुआ वो देखिए ना। आप क्यों ये है कि 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। आपको जूता खाने की तमाशा घुस के देखने की आदत हो तो आप इसी में कहते रहिए, हम आगे बढ़ते रहेंगे। हम लोग अपने विवाद को निपटा के आगे बढ़ते रहेंगे। विवाद हुआ, विवाद शांत हो गया, कहीं कुछ नहीं हुआ और दोनों पक्षों का बयान आ गया कि कोई कुछ नहीं कहना है, बात खत्म हो गई। आप इसी में खुश रहें, उसी में ढूंढते रहिए, कोई चारा कहीं मिल जाए ले ले, तू लड़, तू लड़। अरे कोई लड़ने वाले हम लोग नहीं है। आप चाहें जितना ये कहते चलाइए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। इस बीच में सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि उत्तर प्रदेश की जनता को आखिर कौन लुभा पाएगा, साइकिल या फिर कमल? दोबारा से पूरे देश में इंडिया गठबंधन की तो बड़ी पार्टी साइकिल और कांग्रेस पार्टी मिलके एनडीए गठबंधन को हराएंगी। तो सवाल अभी भी यही है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। देश की राजनीति कब और किस तरह से करवट लेगी ये कोई नहीं जानता, लेकिन जनता जनार्दन होती है और ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक है, इस बात को अच्छे से जानती है कि किस कुर्सी पर कब और किसे बिठाना है, किसको सर का ताज बनाना है और किसको उसकी असली जगह दिखाना है। चुनाव है, लोकतंत्र का बड़ा त्योहार है। केवल नेता ही नहीं बल्कि जनता भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। विधानसभा चुनाव के ठीक बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसकी तैयारियां जोरों पर है। तो अब देखना बाकी है कि जनता किसको अपना कीमती मतदान देती है, किन मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करती है, किस पर दिखाएगी भरोसा और किसको बिठाएगी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर। हम आपसे फिर मिलेंगे, क्योंकि चुनाव के हर मुद्दे पर रहेगी हमारी खास नजर। फिलहाल के लिए नमस्कार, देखते रहिए केकेडी न्यूज।